तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करते हैं आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चंस का थर्ड सेट। 10-10 क्वेश्चंस के मैंने सेट बनाए हैं जिससे आपको करने में आसानी होगी और समझने में भी। तो चलिए अभी स्टार्टिंग में आसान कोड्स चल रहे हैं, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में i की वैल्यू है -14, j 1 है और h है, ठीक। तो यहाँ पर इसको जरा देखते हैं ये किस तरह से इसको इवेलुएट कर रहा है। सो एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, h इज इक्वल टू j इज इक्वल टू i इंटू इक्वल टू 3, ठीक। तो आपको पता है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर राइट टू लेफ्ट इवेलुएट करता है। तो सबसे पहले हमको इस चीज को सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसको इक्वल टू h इज इक्वल टू j के साथ रख देंगे। तो i की वैल्यू कितनी है, -14। सो यहाँ पर i इंटू इक्वल टू 3 का मीनिंग पहले पता होना चाहिए। ये क्या होता है, ये होता है i इज इक्वल टू i इंटू 3, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा -14 लिखा है अगर, सो -14 इंटू 3 दैट विल बी -42। अगर माइनस है, ये देख लीजिए ध्यान से, है ना, माइनस है तब i इज इक्वल टू i इंटू 3, 14 3 जा 42। तो अब यहाँ पर लिख देंगे इसको, h इज इक्वल टू j इज इक्वल टू, अब -42 इसको हमने असाइन कर दिया, तो -42 असाइन चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर रिजल्ट में भी माइनस आएगा, -42 सब में माइनस ही आएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये +14 होगा तभी इसमें आंसर प्लस आएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी कभी कभी हो सकती हैं, उनको भी आप कंसीडर करें, कई अच्छे अच्छे एग्जाम्स में हो सकती हैं। इसमें कहीं कहीं वॉइड मेन है, कहीं कहीं पर इंट मेन है, इससे भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों ही करेक्ट हैं आउटपुट फाइंडिंग क्वेश्चन के हिसाब से। ये नहीं कि वॉइड मेन देख के एरर कर दिया या इंट मेन देखते ही एरर, नहीं, अंदर कोड में ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है ये 4.3 मॉडुलस 2, मॉडुलस ऑपरेटर के साथ एक रूल है, मॉडुलस ऑपरेटर इज ओनली अप्लाइड विद इंटीजर्स not with float, only applied with integer। अब इंटीजर में हमारे पास इंटीजर हो सकता है और कैरेक्टर हो सकता है जिसकी ASCII वैल्यू होगी, नॉट विद रियल वैल्यूज, ऐसा एक रूल है, राइट, नॉट विद रियल वैल्यूज। रियल वैल्यूज का मतलब क्या है, रियलिटी में हमारे हमेशा कोई भी मेजरमेंट होता है वो डेसिमल में कुछ फ्रैक्शंस तक जाता है, यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फ्लोट और डबल की, तो इस पर ये अप्लाइड ही नहीं है, यानी कि अगर ये अप्लाई है तो इसका मतलब ये एरर है, इसलिए कंपाइल टाइम एरर है, ये इसका सीधा सा रूल है, इसमें सॉल्व नहीं करना है आगे जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखें, r की वैल्यू 132 लिखी है। अब कैरेक्टर की रेंज क्या होती है, ये अनसाइंड कैर है, सो रेंज होगी -128 से 127, ठीक। और इसमें रैप अराउंड इफेक्ट निकलेगा, लगेगा रैप अराउंड इफेक्ट। रैप अराउंड इफेक्ट आपको मैंने एक अलग से मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखिए। ये हमेशा इंटीजर और कैरेक्टर्स पर लगता है, मैं फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ये -128 है ना, तो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू इस रेंज की 127 है, ठीक। 127 से पहले 126 होगा, 125 होगा, 124 होगा, है ना, 7 6 5 ये होगा 124 यहाँ पर, फिर 3 2 1 इस तरह से घटता चला जाएगा, कहीं ना कहीं जाके ये 0 हो जाएगा, ठीक। फिर 0 के बाद क्या होगा, -1 -2 इस तरह से जाएगा, और यहाँ जाएगा ये होगा -128। तो रैप अराउंड इफेक्ट ये कहता है कि अगर आप मैक्सिमम में +1 कर रहे हैं तो आप नेगेटिव पे पहुंच जाएंगे, ठीक। और ये कितना होगा इधर, -127 -126 इस तरह से होगा, -125 इस तरह से, राइट, -124। तो ये मैक्सिमम में अगर हम सपोज हमने लिखा है यहाँ पर 128, तो एक्चुअली में करेक्टर में क्या वैल्यू जाएगी रैप अराउंड इफेक्ट के हिसाब से, ये कितना है, ये है 127 + 1, यानी मैक्सिमम के आगे एक स्टेप आगे चलिए। तो मैक्सिमम 127 है, अगर इस डायरेक्शन में हम इसके आगे जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे -128 पर, राइट, ये साइक्लिक प्रॉपर्टी भी कहलाती है। तो ये हो जाएगा हमारा -128। अब यहाँ हमने क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 132 क्या है, 127 + 5, यानी 120 मैक्सिमम से 5 स्टेप आगे जाना है, 5 स्टेप जाना है, तो एक स्टेप तो -128 हो गया, दूसरा स्टेप -127, तीसरा स्टेप -126, चौथा स्टेप -125 और पांचवा स्टेप आएगा -124। इसलिए इसका आंसर ये -124 आएगा। ये रैप अराउंड इफेक्ट मेरे वीडियो से पढ़िए। यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कर रहे हैं x - w / 3। अब x और w की ASCII वैल्यू यहाँ पर
यूज हो जाएंगी। जैसे कि अगर हमारे पास देखें तो x की जो भी ASCII वैल्यू है, x y z होता है, हमारे अल्फाबेट के हिसाब से अगर चलें तो हमारे पास w x y z ऐसे है। हमें अगर नहीं भी याद है तब भी हम इसको कर सकते हैं, है ना, w x y z। तो w की मान लिया हमने, ये एक्चुअली में होती कहाँ से कहाँ तक है, अल्फाबेट स्मॉल अल्फाबेट 97 से लेके 122 तक होती है। तो z की 122 होगी, ये 121 होगी, ये 120 होगी और ये 119 होगा, कुछ ऐसे होगा। तो सपोज w की 119 है और x की है 120, ठीक। तो यहाँ पर यही चीज रख देते हैं। तो x माइनस डब्ल्यू है, तो 120 माइनस 119 और लिखा है डिवाइड बाई 3। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 डिवाइड बाई 3। 1 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो रिजल्ट भी इंटीजर आएगा और वो आएगा 0। इसलिए इसका आंसर 0 आएगा और कोई एरर नहीं होगी। कैरेक्टर्स को हम अरिथमेटिकली ऑपरेट कर सकते हैं और वो उनकी ASCII वैल्यू से रिजल्ट देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, अब ये इवेलुएट होगा यहाँ पर। सो x इक्वल टू 0, डबल इक्वल टू 1 एंड k प्लस प्लस है। ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना पड़ेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर सबसे लास्ट में इवेलुएट होता है, उसकी प्रेसिडेंस सबसे कम होती है। अब यहाँ पर दो ऑपरेटर और हैं, रिलेशनल और लॉजिकल। रिलेशनल ऊपर है, लॉजिकल नीचे है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होगा। रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व होगा, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है, ये वाला सॉल्व हो रहा है। 0 इक्वल इक्वल टू 1, क्या ये सेम है, नहीं है, नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स का मतलब हो गया 0। अब आगे के ऑपरेटर्स पर देखें जरा इफेक्ट क्या पड़ेगा। अभी भी ये पहले भी पिछले सेट में मैं बता चुका हूँ। ये एक्सप्रेशन हमारा कैसे चल रहा है, ये है जैसे दिया हो E1 एंड E2 ऐसा एक्सप्रेशन है। और अगर E1 हमारा सपोज 0 हो जाता है, 0 हो जाता है यानी फॉल्स हो जाता है, तो E2 विल नॉट इवेलुएटेड। सो E2 इवेलुएट ही नहीं होगा, यानी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ वही है, ये 0 दिया है, इसका मतलब k प्लस प्लस इवेलुएट नहीं होगा, यानी k में इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो k की वैल्यू वही की वही रह जाएगी, यानी 8 रह जाएगी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। क्योंकि यहाँ पर तो ओवरऑल 0 ही रहने वाला है ना रिजल्ट, लॉजिकल ऑपरेटर लगा करके। 0 इधर भी है, 0 इधर भी, और रिजल्ट 0, ठीक। 0 इधर हो या ना हो उसे हमें मतलब ही नहीं है, क्योंकि लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, इसमें कोई भी एक 0 हो जाए तो रिजल्ट 0 होता है, और ये रूल के हिसाब से हो रहा है। k प्लस प्लस नहीं होगा, यानी 9 नहीं होगा k की वैल्यू। नेक्स्ट देखें यहाँ पर, ये क्या है, 2 XOR 3, ये है 2 XOR 3। तो 2 को बाइनरी में लिखेंगे, यहाँ पर XOR ऑपरेटर लगाते हैं ना, 2 को बाइनरी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 0 1 0। ये मान लिया ये है 2, मान क्या लिया है ही। फिर 3 को बाइनरी में लिखिए, 3 को लिखेंगे तो 0 0 1 1। यहाँ पर टेबल बनाए, यहाँ पर XOR ऑपरेशन कर रहे हैं, इस ऑपरेटर का नाम है XOR। XOR की टेबल के हिसाब से डिससिमिलर पे 1, सिमिलर पे 0 देता है। तो ये 0 है, ये 1 है, ये दोनों डिससिमिलर हैं, 1 होगा। 1 1 सेम है, 0 0 0 सेम है, 0 0 0 सेम है, 0। आंसर हो गया 1, वही यहाँ लिखा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट पर आ जाए। अब यहाँ पर फिर से वही हो जाएगा, देखिए साइंड कैर CHR है, 129 कह रहा है। हमने अभी बताया आपको रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -128 से 127, और एक रैप अराउंड इफेक्ट लगता है। तो हम 127 से कितना आगे हैं, तो 129 को हम क्या लिख सकते हैं, 129 कैन बी रिटन एज 127 प्लस 2, यानी कि मैक्सिमम से अगर हम +1 करते हैं तो -128 हो जाता है। तो 127 प्लस 1 की वैल्यू कहाँ जाती है, -128 पर। तो 127 प्लस 2 की वैल्यू कहाँ जाएगी, -127 पर। इसलिए इसका आंसर ये होगा, ये रैप अराउंड इफेक्ट की वजह से है। नेक्स्ट फिर से यहाँ पर कंपाइलर एरर है, शायद कोड दोबारा आ गया है, क्योंकि यहाँ पर मॉडुलस ऑपरेटर लगा हुआ है, ये ऐसा नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दें, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, फिर भी जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, इफ 4 लेस देन 5, तो रे हुर्रे हुर्रे लिखा है, फिर यस लिखा है और एल्स। इसमें हमें यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि इफ कंडीशन के जस्ट बाद स्टेटमेंट क्या है, ये वाला, ठीक। लेकिन ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इफ और एल्स के बीच में गैप क्रिएट कर रहा है। गैप क्रिएट करने की वजह से यहाँ पर एक एरर आती है, इसको बोलते हैं मिसप्लेस्ड एल्स, या तो बोलते हैं एल्स विदाउट प्रीवियस इफ, विदाउट प्रीवियस इफ। तो इफ और एल्स, एल्स एक्चुअली में इफ पर डिपेंडेंट है, तो इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए। अब ये करेक्ट हो गया, अब पूरी बॉडी इफ की हो गई, जो बचा हुआ पार्ट है वो एल्स का हो जाएगा। अब करेक्ट आउटपुट में हुर्रे और यस दोनों प्रिंट भी होंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू है, क्योंकि कंडीशन तो ट्रू है ना, 4 लेस देन 5 ट्रू है।
लेकिन यहाँ पर ये सिंटेक्स एरर हो गई है, जिसे हम कंपाइलर एरर बोल रहे हैं। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है 10th, int main if 10.0। सो 10.0 कैसी वैल्यू है? 10.0 हमारी एक ट्रू वैल्यू है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हमेशा इंटीजर ही दिया जाए, ये ट्रू वैल्यू है। ट्रू का मतलब है ये, सॉरी, और ये नॉन जीरो वैल्यू भी है, ट्रू वैल्यू भी है और नॉन जीरो वैल्यू भी है। इस वजह से इफ ट्रू हो जाएगा टेक्सास प्रिंट हो जाएगा, एल्स कुछ है नहीं, बचा हुआ पार्ट में जिंग है तो जिंग भी प्रिंट हो जाएगा, इसीलिए टेक्सास जिंग दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।